नमस्कार बच्चों, आज हम सब इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे और उसके विभिन्न भेदों को उदाहरणों के माध्यम से जानेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा की परिभाषा कुछ इस प्रकार हम दे सकते हैं। किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात नाम का ही दूसरा नाम संज्ञा है। किसी चीज़ का भी नाम हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। संज्ञा को लेकर के अक्सर हमारे मन में दुविधा रहती है कि संज्ञा के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं कि 5 भेद हैं। किन्हीं किन्हीं किताबों में संज्ञा के 5 भेद बताए जाते हैं और कहीं कहीं पर 3 भेद बताए जाते हैं। प्राचीन मान्यता के अनुसार संज्ञा के 5 भेद थे: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन आधुनिक मान्यता के अनुसार संज्ञा के 3 भेद ही माने गए हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के ही भेद हैं। इसलिए अभी संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा का है यहाँ पहला भेद देखेंगे हम सब। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन विकारी शब्दों में केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए जिस नाम का प्रयोग होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए जिस नाम का प्रयोग किया जाए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे यहाँ उदाहरण देख लेते हैं, चित्तौड़गढ़ का किला। किला बोलने से हमें किले की पूरी जाति का बोध होगा, लेकिन यहाँ हम चित्तौड़गढ़ का किला बोलेंगे तो एक विशेष किले का ये नाम है, तो इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। उसी के जगह यदि केवल किला रहता तो यह जातिवाचक संज्ञा हो जाता। भारत, भारत एक देश का नाम है, हमारे देश का नाम है, तो यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। केवल देश रहता तो देश से पूरी जाति का बोध होता, लेकिन यह भारत नाम है एक देश का, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अनिल, अनिल भी किसी लड़के का नाम है, इसलिए यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। हिमालय, हिमालय भी एक पर्वत का नाम है। यदि केवल पर्वत या पहाड़ रहता तो वह जातिवाचक संज्ञा का बोध कराता, लेकिन यहाँ एक पर्वत का नाम यहाँ पर दिया गया है हिमालय, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी संज्ञा शब्द से उसकी पूरी जाति का, किसी एक विशेष व्यक्ति का नहीं, पूरी जाति का बोध हो तो वो संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ देखेंगे मनुष्य, नदी, नगर, पर्वत, पशु, पक्षी, लड़का, कुत्ता, बैल, तोता, पंखा आदि। ये सब जो हैं ये सब हमें किसी विशेष व्यक्ति का बोध नहीं करा रहे हैं, ये पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। मनुष्य, मनुष्य बोलने से हमें किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं पता चलता है, पूरी मनुष्य जाति का बोध होता है। नदी, नदी यदि गंगा नदी बोलेंगे तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन केवल नदी जब रहेगा तो वो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि नदी पूरी नदी जाति का बोध करा रहा है। उसी प्रकार नगर, पर्वत, पर्वत जैसे पहले भी हम सब देख चुके हैं, हिमालय पर्वत, तो हिमालय पर्वत यदि रहे तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, लेकिन केवल पर्वत है तो उससे हमें पूरी पर्वत जाति का बोध हो रहा है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। उसी प्रकार पशु, पक्षी, लड़का, कुत्ता, बैल, तोता, पंखा, ये सब भी हमें किसी जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये भी जातिवाचक संज्ञा के ही उदाहरण होंगे। हम सब पहले भी पढ़ चुके हैं, जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये दोनों जातिवाचक संज्ञा के भेद हैं।
जातिवाचक संज्ञा का पहला भेद है समूहवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जिनसे संगठन या समूह का बोध हो समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी ऐसे संज्ञाएं जिनसे किसी वस्तु के समूह या झुंड यानी ग्रुप का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, परिवार, चाबी का गुच्छा, कक्षा आदि। ये जो शब्द हैं वो समूह का बोध कराते हैं, ग्रुप का बोध कराते हैं। जैसे सेना कभी अकेले सेना नहीं होती है, सेना एक समूह होता है। परिवार कभी एक व्यक्ति से परिवार नहीं बनता है, बल्कि परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं। उसी प्रकार चाबी का गुच्छा भी जब बहुत सारी चाबियाँ मिलती हैं तभी चाबी का गुच्छा बनता है, इसलिए यह भी समूह का बोध कराता है। कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो कक्षा भी ग्रुप या समूह का उदाहरण है। इसलिए ये सभी शब्द समूहवाचक संज्ञा शब्द होंगे। दूसरा भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा वे वस्तुएं जिन्हें मापा या तौला जाता है, अर्थात माप तौल संबंधी जो वस्तुएं हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। या ऐसी भी कह सकते हैं कि ऐसी संज्ञाएं जिनसे किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तेल, घी, चना, गुड़, शक्कर, लोहा, सोना, चांदी आदि। ये सभी नाम जो हैं उन्हें मापा या तौला जाता है या ये किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध हमें कराते हैं, इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे। संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। वे सभी संज्ञा जिसे न तो देखा जा सकता हो और न ही स्पर्श किया जा सकता हो, जिन्हें केवल महसूस किया जाए, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। भाव यानी हमारे जो मन में भावनाएं होती हैं उनसे संबंधित जो शब्द हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें हम न देख सकते हैं और न छू सकते हैं। वैसे वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं दर्द हम महसूस कर सकते हैं लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता है और छू नहीं सकता है। उसी प्रकार प्रेम, क्रोध, भूख, प्यास, शर्म, मोह, लोभ, प्राण, वीरता, गर्मी, ईमानदारी आदि, ये सब जो हैं वो भाव हैं। उन्हें हम महसूस कर सकते हैं लेकिन उन्हें कोई देख नहीं सकता है और छू नहीं सकता है। जैसे गर्मी जो है, हमें भाव पता चलता है कि गर्मी लग रही है लेकिन उन्हें कोई देख नहीं सकता है और कोई छू नहीं सकता है।